फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक oogenesis, जिसको हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि oogenesis की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है। तो देखते हैं oogenesis की प्रोसेस को। सबसे पहले फीमेल में जब oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो वह एम्ब्रियोनिक लाइफ से ही स्टार्ट हो जाती है। जब बेबी अपने माँ के यूट्रस में होती है तभी से यह प्रोसेस स्टार्ट होती है। फीमेल के ओवरी में प्राइमोडियल जर्म सेल होता है। ये प्राइमोडियल जर्म सेल डिप्लॉयड होता है, मतलब कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो 46 होती है। अब ये प्राइमोडियल जर्म सेल है वो आया कहाँ से है? ओवरी में। तो ये प्राइमोडियल जर्म सेल यॉर्क सेक से ट्रैवल करके ओवरी में आता है और ओवरी में आकर फिर इसका माइटोटिक डिवीज़न होता है। और जैसे ही माइटोटिक डिवीज़न होती है तो दो सेल बनता है। इन दोनों सेल को हम oogonia बोलेंगे। ये oogonia है वो भी डिप्लॉयड होती है, मतलब इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम की जो संख्या होगी वो 46 होगी। फिर इस oogonia में फर्दर माइटोटिक डिवीज़न होगा और माइटोटिक डिवीज़न होने से फिर 4 सेल बनेंगी। ये जो 4 सेल है उसको हम लोग oogonia ही बोलेंगे। और ये जो oogonia है वो भी डिप्लॉयड होगी, मतलब इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम की जो संख्या है वो 46 होगी। जब बेबी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है तभी से ये oogenesis की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है और पहले 5 मंथ तक लगभग 7 मिलियन oogonia बना लेती है। और ये 7 मिलियन oogonia 5 महीने में बनने के बाद बाकी जो 6वें से लेके 9वें महीना तक ये जो 7 मिलियन oogonia बना है उसमें डीजनरेशन की प्रोसेस होती है। और ये डीजनरेशन की प्रोसेस जो होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। इस प्रोसेस को हम लोग डीजनरेशन होने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग फॉलिकुलर एट्रेसिया बोलते हैं। उसके बाद ये जो oogonia है वो इंटर करती है मियोसिस फर्स्ट में। और मियोसिस फर्स्ट में जैसे ही इंटर करती है वो बनाती है प्राइमरी oocyte। और ये जो प्राइमरी oocyte है वो मियोसिस फर्स्ट के डिप्लोटीन अवस्था में अरेस्टेड होती है। जब बेबी बर्थ लेती है और बर्थ होने के बाद जब तक उसकी प्यूबर्टी नहीं आ जाती तब तक वो चाइल्ड स्टेज में रहती है। और चाइल्ड स्टेज में रहती है तो उस समय भी इस प्राइमरी oocyte का डीजनरेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट ही रहती है। और लगभग ये जो प्राइमरी oocyte के डीजनरेशन होने की जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो होती है। फिर जैसे ही प्यूबर्टी आ जाती है, प्यूबर्टी आती है तो उसमें हार्मोनल चेंजेस होता है। हाइपोथैलेमस से GnRH हार्मोन निकलता है, वो GnRH जाकर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। पिट्यूटरी वहाँ से LH और FSH का सिक्रीशन करती है और वो LH और FSH आके ओवरी पे एक्ट करता है उस फॉलिकल्स पे। तो जैसे ही प्यूबर्टी आती है तो ये जो प्राइमरी जो oocyte है अभी तक मियोसिस फर्स्ट में अरेस्टेड होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और मियोसिस फर्स्ट को कंप्लीट कर लेती है। जैसे ही मियोसिस फर्स्ट को प्राइमरी oocyte कंप्लीट करती है तो 2 सेल बनते हैं। एक बड़ा सेल बनेगा जिसको हम लोग सेकेंडरी oocyte बोलेंगे और दूसरा एक छोटा सेल बनेगा जिसको हम लोग फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं। ये फर्स्ट पोलर बॉडी होती है वो छोटी होती है और सेकेंडरी oocyte जो होती है वो बड़ी होती है। छोटी इसलिए होती है क्योंकि इसमें जब डिवीज़न हुआ तो
केंद्रक का तो समान डिवीज़न हुआ, न्यूक्लियस का समान डिवीज़न हुआ, लेकिन जो साइटोप्लाज्म है उसका असमान डिवीज़न हुआ, जिसकी वजह से ये सेकेंडरी oocyte जो है ना वो लार्ज साइज़ की हो गई और जो पोलर बॉडी बनी वो स्मॉल साइज़ की हो गई। फिर ये जो सेकेंडरी oocyte है वो मियोसिस सेकेंड में आके अरेस्ट हो जाती है मेटाफेज स्टेज में, और जब इस सेकेंडरी oocyte को स्पर्म मिलता है और स्पर्म मिलने से वो फर्टिलाइज़ होता है, तो फर्टिलाइज़ होने के बाद 2 सेल बनता है, जिसमें से एक बड़ी होती है और दूसरा छोटी होती है। इस बड़ी सेल को हम लोग ओवम या ऊटिड बोलते हैं, और जो सेकेंड छोटी सेल होती है उसको हम लोग सेकेंड पोलर बॉडी बोलते हैं। ये जो ओवम है, सेकेंड पोलर बॉडी है, इसमें मियोसिस होने की वजह से इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या है वो 23 हो जाती है, मतलब कि ये हेप्लॉइड होती है, एन होती है। तो इस प्रकार से oogenesis की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है।